वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। लास्ट क्लास में हमने अपने टेस्ट नंबर 6011 के 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राइम मीडिया में सुर्खियों में रहने वाला पंच मिशन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। यह मिशन विशेष रूप से 3D में कोरोना और सौर पवनों के मापन के लिए प्रकाश के ध्रुवीकरण पोलराइजेशन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। नासा के पंच मिशन ने प्रक्षेपण से पहले सौर ऊर्जा प्रणालियों का परीक्षण किया है। पंच मिशन पहला मिशन है जिसे विशेष रूप से 3D में कोरोना और सौर पवनों के मापन के लिए प्रकाश के ध्रुवीकरण पोलराइजेशन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब इलेक्ट्रॉन जैसे कण सूर्य के प्रकाश को फैला देते हैं तो प्रकाश की तरंगें एक विशेष तरीके से संरक्षित हो जाती हैं। यह ध्रुवीकृत प्रकाश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार के पास संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला है, ये गलत है। उसको किसी भी सदन नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। सेकंड है, संविधान संसद को राष्ट्रपति के भत्ते, परिलब्धियां और विशेषाधिकार निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला सही है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन नॉमिनेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में नामित किया जाता है। सेकंड, यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? का आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 80 इसके अनुसार राज्यसभा में 250 से अनधिक सदस्य होंगे। इनमें से जो 12 सदस्य हैं उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की पद्धति आयरिश संविधान से ली गई है, जबकि जो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। तो सेकंड वाला गलत हो गया, हमारे दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल संवैधानिक रूप से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो फर्स्ट वाला है, ये गलत है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बना रहता है। हालांकि इसका यह अर्थ भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। हालांकि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। सेकंड है, राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। तो सेकंड वाला है, ये भी गलत है। संसदीय शासन प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। थर्ड, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त होने का पात्र होता है। तो ये थर्ड वाला करेक्ट है। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित मनोनीत हो सकता है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, संविधान में राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या और उनकी पदानुक्रमिक संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो फर्स्ट वाला है, ये हमारा गलत है। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के आकार या मंत्रियों की रैंकिंग के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इन्हें आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेकंड दे रखा है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह इसके संबंध में राज्यपाल से किसी भी न्यायालय में प्रश्न
नहीं किया जा सकता है। तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। थर्ड, संविधान में मंत्रिपरिषद है, इसके लिए एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो थर्ड वाला ये हमारा गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 है। इसमें उपबंधित है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करती है। इसका अर्थ है कि उसे राज्यपाल द्वारा किसी भी समय बर्खास्त किया जा सकता है और उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। फर्स्ट एंड थर्ड गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जब सदन का कोई निर्वाचित सदस्य शपथ नहीं लेता है तो क्या होता है? फर्स्ट, वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो ये फर्स्ट वाला गलत है। जब तक कोई सदस्य शपथ नहीं लेता वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है तथा सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है। साथ ही वह संसद विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के लिए पात्र नहीं होता है। सेकंड, वह संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के लिए पात्र नहीं होता है। तो ये करेक्ट है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 37, संसद के सदनों के सामूहिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है लेकिन दूसरों को इन्हें प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार नहीं है। तो फर्स्ट वाला ये गलत है। संसद के पास अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्रवाई प्रकाशित करने और दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की वास्तविक रिपोर्ट प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया है, लेकिन यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है। सेकंड है, संसद अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती है। तो ये करेक्ट है। थर्ड, संसद को सदन के किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास और रिहाई के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 38, समिति के सदस्यों को दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित किया जाता है। यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बजट पर बहस में सहायता करती है। यह समिति संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार करती है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस समिति का वर्णन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विभाग संबंधित स्थायी समिति। लोकसभा की नियत समिति ने 17 विभाग संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना की सिफारिश की थी। तदनुसार 8 अप्रैल 1993 को 17 विभाग संबंधित स्थायी समिति गठित की गई। जुलाई 2004 इसमें ऐसी 7 समिति हैं, अन्य समिति हैं, उनके गठन के लिए नियमों में संशोधन किया गया। इस प्रकार विभाग संबंधित स्थायी समितियों की संख्या 17 से बढ़कर अब 24 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान किया जाता है। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इस प्रणाली के तहत साधारण बहुमत के आधार पर होता है। तो सेकंड वाला है ये हमारा गलत है। जो भारतीय संविधान है इसके अनुच्छेद 324 है, इसके अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराने का दायित्व भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा। साथ ही ऐसे चुनाव में मतदान की गोपनीय पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। थर्ड, राष्ट्रपति चुनाव में नोटा इनमें से कोई नहीं, इसका विकल्प उपलब्ध नहीं है। थर्ड वाला करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है।
क्वेश्चन नंबर 40। भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संविधान के प्रारंभ से पहले की किसी संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, वो नहीं है, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड, यदि राष्ट्रपति किसी विधि संबंधी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य से संबंधित मामले को न्यायालय को सौंपता है, तो न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होगा, तो सेकंड वाला है ये गलत है। जब विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया हो या उत्पन्न होने की संभावना हो, इस मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41। राज्य विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग लेते हैं? फर्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों के, राज्यसभा के सदस्यों के, थर्ड है भारत के राष्ट्रपति के, फोर्थ है भारत के उपराष्ट्रपति के। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1, 2, 3 करेक्ट है, फोर्थ वाला गलत है। भारत के जो उपराष्ट्रपति इनके चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान भारत के लोक लेखा से किए जाते हैं, तो फर्स्ट वाला है वो गलत है। ऋणों के पुनर्भुगतान से सरकार को प्राप्त समस्त धनराशि भारत की संचित निधि में जमा होती है और भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इसी निधि से किए जाते हैं। इस निधि से कोई भी धन संसदीय कानून के अनुसार ही विनियोजित जारी निकाला जा सकता है। सेकंड है, भारत के लोक से लेखा से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना भी किया जा सकता है, तो सेकंड वाला है वो करेक्ट है। थर्ड है, भारत की आकस्मिक निधि भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा धारित की जाती है, तो हमारा जो थर्ड वाला ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका आंसर है हमारा सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन हो गया सी। सेकंड और 2 और 3 करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43। डीप सीक शब्द प्राय किसके संदर्भ में सुर्खियों में रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चीन स्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए AI चैटबॉट कंप्यूटर प्रोग्राम के जो उपयोगकर्ता के साथ मानव शैली की बातचीत का अनुकरण करता है। डीपसीक एक चीनी AI स्टार्टअप है। चीन के हांगझोउ शहर में स्थित इस स्टार्टअप की स्थापना 2023 में उद्यमी और व्यवसायी लियांग फेंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44। व्यापार सक्षमता और विपणन TEAM टीम भारत सरकार की एक पहल है, जिसे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की मदद के लिए अभिकल्पित किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य सूची के विषयों पर संसदीय कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड, ऐसे कानून अनिश्चित काल तक लागू रहते हैं जब तक कि उन्हें संसद द्वारा निरसित ना किया जाए, तो सेकंड वाला है वो हमारा गलत है। ऐसे प्रस्ताव के तहत बनाया गया कानून प्रस्ताव के वैध न रहने की तिथि से 6 माह के बाद प्रभाव में या प्रभावी नहीं रहता है। थर्ड, एक बार संसद द्वारा ऐसा कानून अधिनियमित कर दिए जाने पर राज्य विधानमंडल की उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, तो थर्ड भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? थर्ड भी गलत है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 2 और 3 गलत है। ये सही पूछा है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट करेक्ट है, 2 और 3 ये वाले गलत हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।